फ्रेंड्स नमस्कार। मैं हूं आशीष और इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषाओं के बारे में। वेल्थ डेफिनेशंस। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की प्रथम पुस्तक का नाम राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस रखा हुआ था। और इस पुस्तक को जैसे कि आप जानते हैं कि शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से जानते हैं और इसका जो प्रकाशन है वो 1776 ईस्वी में हुआ था। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो अर्थशास्त्र की परिभाषाएं हैं उनको कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। उनमें से पहला जो वर्ग है वो है धन संबंधी परिभाषा। ऐसा माना जाता है कि जब से आप देखते हैं कि शुरुआत से ही जब एडम स्मिथ थे और ख़ासकर परिभाषाओं के बारे में अगर हम बात करें अर्थशास्त्र की, तो यहाँ पर जितने भी अर्थशास्त्री हैं उनके समय में जिस तरह का माहौल था उसी को देखते हुए उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषाएं दी थी। यहाँ पर हम बात करते हैं एडम स्मिथ की। तो एडम स्मिथ की आप यहाँ पर देखें जो पुस्तक है वो 1776 में प्रकाशित हुई थी और 1776 के समय पे एक ऐसी स्थिति थी। अगर आप इंडिया में बात करें तो यहाँ पर साम्राज्यवाद चल रहा था और अंग्रेज़ों का यहाँ पे आगमन हो चुका था। तो इससे आप यहाँ पर देखें कि अंग्रेज भी जो आधिपत्य करते थे दूसरे के यहाँ पर दूसरे देशों में, उनका केवल मकसद रहता था उन देशों की जो आर्थिक संपदा है उसको लूटना। तो वहाँ पर देखें कि उस टाइम पे खासकर जो 18वीं शताब्दी है उस समय पर लोगों का दुनिया में जितने भी देश थे या जितने भी लोग थे उनका केवल एक ही मकसद था, सभी के दिमाग में एक ही चीज़ विद्यमान थी कि धन ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को शक्तिशाली बनाती है। धन ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी देश को शक्तिशाली बनाती है। अगर किसी के पास या किसी व्यक्ति के पास में धन है तो उसके पास में दुनिया के सभी आयशो आराम हैं। तो इसका मतलब ये था कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी बारे में सोचता था तो केवल धन के बारे में सोचता था। और इसीलिए जो एडम स्मिथ हैं उन्होंने जो अपनी परिभाषा दी उसमें उन्होंने अर्थशास्त्र को कहा कि अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। यहाँ पर आगे आप देखिए कि एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के स्वभाव एवं इसके कारणों की जांच करता है। शॉर्ट में इस परिभाषा को अर्थशास्त्र धन संबंधी विज्ञान है ऐसा कह दिया गया। चलिए आगे हम बात करते हैं इसी के बारे में। यहाँ फ्रेंड्स देखिए जो एडम स्मिथ हैं इनके कुछ समर्थक हुए हैं, इनके जो शिष्य थे उनके बारे में हम आगे आपसे बात करने वाले हैं। एडम स्मिथ के अनुयायियों के नाम के बारे में बात करें तो जो आप यहाँ पर देखते हैं जेबी से और वॉकर और जेएस मिल, ये उनके शिष्य कह सकते हैं या अनुयायी कह सकते हैं जो जिन्होंने एडम स्मिथ की जो विचारधारा है उसको ही फॉलो किया और इन्होंने भी कहीं ना कहीं धन के अध्ययन को ही अर्थशास्त्र माना है। चलिए इनके बात कर लेते हैं जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने अपनी जो परिभाषाएं हैं वो कैसे दी हैं। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जेबीसी के अनुसार इन्होंने लिखा है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। आगे आप देखिए अर्थशास्त्री वॉकर के अनुसार जो कि अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं उन्होंने लिखा हुआ है अर्थशास्त्र ज्ञान काव्य संग्रह है जो धन से संबंधित है। यानी कि अर्थशास्त्र ज्ञान का वह संग्रह है। यहाँ पे काव्य हमसे गलती से लिख गया है, यहाँ पर होना चाहिए का संग्रह, का वह संग्रह है। तो यहाँ पर वह संग्रह है जो धन से संबंधित है। आगे यहाँ पर देखिए जेएस मिल के अनुसार राज्य अर्थव्यवस्था के विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि वह धन की प्रकृति तथा उसकी उत्पत्ति एवं वितरण के नियमों की शिक्षा देते हैं या उनके विषय में अनुसंधान करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि जितनी भी परिभाषाएं हैं वो यह बताती हैं कि अर्थशास्त्र का काम ये था कि किसी देश में या किसी राज्य में धन को कैसे इकट्ठा किया जाए, यानी कि कौन कौन से स्रोत है धन के, इसकी जानकारी देना और धन को कहाँ पर व्यय किया जाना चाहिए और कहाँ पर हमें व्यय नहीं किया जाना चाहिए ये जानकारी देना, ताकि धन को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा धन का संग्रह किया जा सके। ये परिभाषाएं थी उस समय। तो यहाँ पर आप देखिए कि जैसे कि पहले जो परिभाषा यहाँ पर दी हुई है एडम स्मिथ के अनुसार, तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है राष्ट्रों के धन के स्वभाव एवं इसके कारणों की जांच करता है। यानी कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो केवल धन के बारे में बात करता है कि धन कैसे आएगा और किन कारणों, कौन कौन सी कारण हैं जिनकी वजह से जो धन है उसकी
प्रकृति कैसी है, वो उसको हमें कहाँ पे खर्च करना चाहिए, कहाँ पर खर्च किया जाना चाहिए और उसको कैसे खर्च किया जाना चाहिए ताकि कम से कम धन खर्च हो और हमारे जो उनसे उत्पादन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आगे यहाँ पर देख लें कि उपरोक्त परिभाषाओं, अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के अनुसार हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय अर्थशास्त्र की निम्नलिखित विशेषताएं थीं। यानी कि आप यहाँ पर देखिए कि जो एडम स्मिथ की जो परिभाषाएं हैं उस समय अगर हम बात करें तो कुछ विशेषताएं थी उन परिभाषाओं की, जिनको यहाँ पर हमने शॉर्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं फिर से आपको बता दूं कि ये जो भी आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, तो इन वीडियोस को देखने के पश्चात जैसे कि हमने यहाँ पे शॉर्ट में ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो ये सब पढ़ने के पश्चात हम आपको क्या करना है कि आपकी जो बुक है उसको पढ़ना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें हमने इस तरीके से डिज़ाइन की हुई हैं ताकि हम बेहतर तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट करके आपको समझा सकें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसा ही लिख देंगे जैसा हम यहाँ पे बता रहे हैं, आपको इन चीज़ों को डिस्क्राइब करके भी लिखना होगा। तो इसके लिए ज़रूर रहेगा कि आप इस वीडियो को देखने के पश्चात एक बार अपनी जो बुक है उसका स्टडी करें, और अगर आप ये वीडियो देखने के पश्चात एक बार स्टडी कर लेते हैं अपनी बुक्स का, तो मेरा मानना है कि आपको सब चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं इनकी जो विशेषताएं हैं, धन संबंधी जो परिभाषा उनकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में। पहली जो परिभाषा है अर्थशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत आर्थिक मनुष्य की कल्पना। तो यहाँ पर आर्थिक मनुष्य की कल्पना की गई है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो केवल धन संग्रह के बारे में सोचता है, उसका केवल और केवल मकसद धन संग्रह करना है, क्योंकि वह मानता है कि धन ही एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से दुनिया के जितने भी सुख हैं उनको अर्जित किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर जो मनुष्य है उसका केवल एक ही साध्य है, जिसे साध्य को एंड भी कहा जाता है। एंड का मतलब होता है अंतिम लक्ष्य, यानी कि उस समय किसी इंसान का, प्रत्येक इंसान का जो केवल अंतिम लक्ष्य था वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे एकत्रित किया जा सके। तो यहाँ पर ये परिभाषा में सबसे एक प्रमुख बिंदु था, एक प्रमुख विशेषता थी कि अर्थशास्त्र धन संबंधी परिभाषा में आर्थिक मनुष्य की कल्पना करी गई थी, न कि सामाजिक मनुष्य की। आगे यहाँ पर देखें, राष्ट्र की समृद्धि व्यक्ति की समृद्धि पर आधारित है। ये एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि उस समय ये महत्वपूर्ण नहीं था कि हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है वो समृद्ध हो, बल्कि सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण था वो ये था कि व्यक्ति की समृद्धि पर ज़्यादा बल दिया गया था। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि अगर किसी देश के नागरिक समृद्ध हैं तो वो देश स्वतः समृद्ध हो जाएगा, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस देश के नागरिक समृद्ध हैं तो वो राष्ट्र भी समृद्ध हो। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो परिभाषा है, ये विशेषता यहाँ पर थी जो कि इस समय की जो धन संबंधी परिभाषा है उसको डिफाइन करती है। अगली जो विशेषता है वो धन को अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु मानना। यानी कि ये जो धन संबंधी परिभाषा है उस समय अर्थशास्त्र का जो अध्ययन था उसका केवल और केवल जो केंद्र बिंदु था वह धन था, और इसलिए यहाँ पर धन मनुष्य के लिए नहीं था बल्कि मनुष्य धन के लिए था। ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि मनुष्य धन के लिए था, यानी कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को धन अर्जित करने के लिए बेच देता था, दास बना लेता था, उससे काम करवाता था और उससे कैसे धन प्राप्त किया जा सकता है वो सभी काम करता था। तो जितने भी शक्तिशाली लोग थे वो यहाँ तक कि दूसरे इंसान को, दूसरे मनुष्य को बेचने का काम भी करते थे, दास प्रथा, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो एक समय पर जो यूरोप है वहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि लोगों का आर्थिक शोषण होना शुरू हो गया था, क्योंकि धन के मामले में, धन के चक्कर में इंसान किसी को कुछ भी नहीं समझता था, उसे तो केवल और केवल धन चाहिए था, वो चाहे जिस तरीके से आए। इसलिए उस समय के जो आलोचक थे उन्होंने अर्थशास्त्र को कुबेर की पूजा का शास्त्र यानी गॉस्पेल ऑफ मैमन, या दुखदायी शास्त्र या रोटी मक्खन का शास्त्र, ब्रेड एंड बटर साइंस तथा घृणित विज्ञान जैसे शब्दों से पुकारा। यानी कि अर्थशास्त्र को कई सारे नाम दिए, जैसे कि उन्होंने कहा कि यह एक घृणित विज्ञान है, एक दुखदायी शास्त्र है और यह अर्थशास्त्र कुबेर की पूजा का शास्त्र है। तो इस तरह के कई सारे नाम वहाँ पर दिए गए थे इनके आलोचकों के द्वारा। आगे यहाँ पर है जो चौथी विशेषता है धन संबंधी परिभाषा की, सभी सुखों को प्राप्ति के लिए धन एक प्रमुख साधन है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर इस समय एडम स्मिथ के समय माना जाता था कि अगर आपको दुनिया के सभी सुख प्राप्त करने हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा
धन अर्जित करना चाहिए, क्योंकि धन ही एक ऐसा साधन है जिससे दुनिया के सभी आयशो आराम को प्राप्त किया जा सकता है और एक समृद्ध जीवन जिया जा सकता है। तो ये इसकी विशेषताएं थी धन संबंधी परिभाषा की। चलिए हम बात कर लेते हैं आगे। जैसे ही आप देखते हैं कि समय बीतता है तो एक नई विचारधारा पैदा होने लगती है, नई पीढ़ी आती है और वो नए तरीके से सोचती है, साथ ही साथ समय में भी बदलाव होता जाता है। तो जैसे ही समय बीतता उसके पश्चात ये जो परिभाषा थी अर्थशास्त्र की उसकी आलोचनाएं होने लगी, और क्या आलोचनाएं हैं ये भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए कि धन संबंधी परिभाषाओं की आलोचना, यहाँ पर कुछ आलोचनाएं हैं जो खासकर बेहद महत्वपूर्ण। भौतिकवाद की प्रधानता, यहाँ पर आप देखें कि जो धन संबंधी परिभाषा थी उसमें ये माना गया था कि धन संग्रह, अगर हमारे पास में धन है तो दुनिया की जितनी भौतिक वस्तुएं हैं उनको हम इकट्ठा कर सकते हैं और उनसे आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह माना गया कि जो आलोचक थे उन्होंने कहा कि जो सुख और जो समृद्धि है वो भौतिक चीज़ों की संग्रह से नहीं हो सकती है। आप अब हर व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं वो अनंत होती हैं। जब आप किसी एक चीज़ को घर में ले आते हैं तो उसके पश्चात एक दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर में अगर सभी साधन उपस्थित हैं तो आप समृद्ध होंगे, आप सुख का अनुभव कर रहे होंगे, बल्कि यह एक मानसिक स्थिति है। आपकी आवश्यकताएं जितनी कम होंगी उतना ही आपको सुख का अनुभव होगा। तो इसलिए जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने आलोचना की कि ये जो धन संबंधी परिभाषा है भौतिकवाद की इसमें प्रधानता है जो कि सही नहीं है। दूसरा है धन संग्रह को प्रमुख स्थान। उन्होंने बताया कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि धन ही एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम दुनिया की सभी आयशो आराम सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसा साधन माना गया था धन को कि अगर किसी के पास में धन है तो उसके पास सभी चीज़ें हैं, वो व्यक्ति सुखी भी है। तो जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास में धन है तो आपका चोरी भी हो सकता है, आपकी हत्या भी हो सकती है। यानी कि धन संग्रह को प्रमुख स्थान नहीं दिया जा सकता। आगे यहाँ पर देखिए कहा गया है कि आर्थिक मनुष्य की कल्पना। उन्होंने कहा कि धन संबंधी जो अर्थशास्त्र है उसमें आर्थिक मनुष्य की कल्पना करी गई है, यानी कि मनुष्य का केवल और केवल मकसद धन कमाना है। तो यहाँ पर अर्थशास्त्रियों ने कहा कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसका केवल मकसद धन अर्जित करना ही नहीं है, बल्कि उसमें और भी काफ़ी सारी विशेषताएं होती हैं। उसमें देश प्रेम, विश्व बंधुत्व, दया, भातृभाव जैसी भावनाएं भी विद्यमान होती हैं। वह इन बातों से प्रेरित होकर कार्य करता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो अर्थशास्त्र है उसमें आर्थिक मनुष्य की कल्पना नहीं बल्कि वास्तविक मनुष्य की कल्पना की जानी चाहिए थी, क्योंकि इसमें ऐसा माना गया था कि मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जो केवल धन के बारे में सोचता है। तो यहाँ के जो अर्थशास्त्री ने बात की, उन्होंने आलोचना करी कि मनुष्य केवल धन के बारे में नहीं सोचता, उसके अंदर दया भाव भी होता है, वो दूसरों की मदद भी करना चाहता है और ज़रूरी नहीं है कि किसी की मदद जो कर रहा है उसके बदले में उसको रुपया भी मिले। देशभक्ति की भी उसमें भावना होती है, देश प्रेम की भी भावना होती है। जरूरी नहीं है कि देशभक्ति में उसको धन प्राप्त हो, बल्कि उसकी एक जो भक्ति भावना है वो फ्री में भी करने को तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर जो आर्थिक मनुष्य की कल्पना करी गई है उन्होंने इसकी आलोचना करी। आगे यहाँ पर देखिए धन का प्रयोग संकुचित अर्थ में करना। यहाँ पर क्या है, धन संबंधी परिभाषा में धन को संकुचित अर्थ में प्रयोग किया गया है। आलोचकों का कहना था कि केवल धन संबंधी क्रियाओं की सीमा में अर्थशास्त्र को नहीं बांधा जा सकता है। यदि ऐसा किया गया तो अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमित हो जाएगा और मनुष्य के लिए उसकी उपयोगिता सीमित हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखते हैं कि जैसे ही 19वीं शताब्दी का अंत हुआ तो ये जो धन संबंधी परिभाषा है वो भी लगभग समाप्त हो गई थी। और जो 19वीं शताब्दी के बाद जैसे ही आपकी 20वीं शताब्दी स्टार्ट हुई उस समय कल्याण संबंधी परिभाषाओं ने जन्म ले लिया। और ये जो अर्थशास्त्री थे, आने वाले जो अर्थशास्त्री थे इसके बाद के, उन्होंने धन संबंधी परिभाषा की जो अर्थशास्त्र की परिभाषा थी उसको पूर्णतः नकार दिया या
जो लोगों में प्रचलित थी धन संबंधी परिभाषा, उसका अस्तित्व धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। तो ये फ्रेंड्स आप देखते हैं कि ये धन संबंधी परिभाषा थी और आपने इसके बारे में पूरी जानकारी पढ़ी है, धन संबंधी परिभाषा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या थी, इसकी आलोचनाएं क्या थी, तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से। आप हमारे जो फेसबुक सोशल हैंडल अकाउंट्स हैं उनके माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आगे हम बात करेंगे आपसे इसकी जो अगली परिभाषा है कल्याण संबंधी परिभाषा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में।